आप कूटनीतिक तौर पर तो बिल्कुल ये गठजोड़ है ही खतरा, रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर भी खतरा है। और चटगांव बंदरगाह की बात करें तो चटगांव बंदरगाह अगरतला से 225 किलोमीटर दूर है। आप समझिए कि सामरिक तौर पर ये कितना सेंसिटिव है। मिजोरम बॉर्डर से महज 75 किलोमीटर दूर है। तो चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल अब एक बार फिर से भारत के खिलाफ हो सकता है। अगरतला से 225 किलोमीटर दूर है मात्र, और उस चटगांव बंदरगाह को खोल दिया गया है, जिस चटगांव बंदरगाह के जरिए हथियारों की तस्करी अब हो सकती है, आतंकियों की आवाजाही पाकिस्तान कर सकता है। और ये पाकिस्तान को एक तरह से दे दिया गया है कि आप आइए, अब चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल कीजिए। तो समुद्री रिश्ता, जिस शेख हसीना सरकार ने जो समुद्री रिश्ता खत्म कर दिया था, वो अब फिर से बहाल कर दिया गया। बांग्लादेश से रिश्ते पर भारतीय उच्चायुक्त क्या बोले हैं? आपसी सहयोग बहुआयामी, एक एजेंडे तक सीमित, उथल पुथल भरे बदलावों के बावजूद आपसी संपर्क की सकारात्मक गति, लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन हम करते हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और बांग्लादेश विश्व में भी 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत में बांग्लादेशी सामानों की बिना शुल्क एंट्री होती है। ये भारतीय उच्चायुक्त ने एक तरह से संदेश दे दिया कि भारत का क्या रोल है बांग्लादेश के लिए। आप जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के पास तो ठीक है, लेकिन भारत का जो रोल है वो ट्रेड पार्टनर के तौर पर तो है ही, लेकिन रिश्ते जो बांग्लादेश के साथ रहे भारत के, वो लगातार प्रगतिशील रहे। लोकतांत्रिक और स्थिर बांग्लादेश अगर बना है तो उसमें बड़ा रोल भारत का रहा है। लेकिन अब वहाँ अस्थिरता है, हिंदुओं पर हमले हैं, पाकिस्तान समर्थित वहाँ पर कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी है, और चटगांव पोर्ट का खोला जाना, ये सब कुछ बता रहा है। मनन द्विवेदी जी और निपुण अलामैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, ये सब कुछ बता रहा है कि भारत के लिए बड़ा खतरा है। चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल अगर पाकिस्तान करने लगे फिर से, तो ये समझिए कि आतंकियों के लिए एक नया रूट बन जाएगा, हथियारों के लिए नया रूट बन जाएगा। करते तो अभी आपने कहा भी उसके एक स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस है। रीजन ये भी है कि म्यांमार से सटे हुए बॉर्डर पे है, और केवल हमको ये नहीं कि जो हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं, उल्फा है, नागा खापलांग ग्रुप है, इसके अलावा बंग सेना है, जमाते इस्लामी बांग्लादेश जो आपका भारतीय की जो जमात इस्लामी से मिलकर काम करता है, तो ये संगठन तो ऑलरेडी है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए भी बहुत यूज लगता है, आपका वेपन ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी। तो ये सब चीजें क्या इसका इसका यूज हो सकता है। और हम जानते हैं कि म्यांमार का कोको आइलैंड ऑलरेडी चीन के पास में है, चिटगांव पोर्ट पर भी चीन की एक्टिविटीज देखी जाती हैं। तो निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए खासकर उसकी लोकेशन को देखते हुए। और अभी आप जानते होंगे पाकिस्तान एक अभ्यास करने वाला है, नौसैनिक अभ्यास अमन, उसमें भी बांग्लादेश क्या करेगा, शिरकत करेगा। उसने कह दिया है कि हम उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर हम प्रेजेंट में बांग्लादेश सरकार को देखते हैं, तो ये सरकार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं। मैं इस गवर्नमेंट को बोलता हूँ MMY। MMY यानी कि मिलिट्री मुल्ला और यूनुस, यानी कि यूनुस वही काम कर रहे हैं जो बांग्लादेश की मिलिट्री और वहां पर जो कट्टरपंथी कह रहे हैं। पाकिस्तान का तो सपोर्ट है ही, पाकिस्तान को तो इसको लाभ है ही, लेकिन क्या पाकिस्तान की स्थिति ऐसी थी कि इस प्रकार का परिवर्तन करा पाता? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं इसमें बाहरी ताकतों का, खासतौर से अमेरिका जैसे देशों का हाथ है। जब से हम देखें कि भारत ने जिस प्रकार से अपनी नीतियों को अपनाया और किसी भी तरह के दबाव को अमेरिका का स्वीकार नहीं किया, तो बाइडेन गवर्नमेंट ने पूरा प्रयास किया पहले पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को बनवाना, उसके बाद आपका इस प्रकार का घटनाक्रम बांग्लादेश में करवाना। ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि अमेरिका का इसमें स्पष्ट रूप से क्या है, भागीदारी है। और बाद में हम देखें जब मोहम्मद यूनुस अमेरिका जाते हैं, तो इस बात को यूनुस खुद कबूल भी करते हैं। अभी हम प्रेजेंट में बांग्लादेश की अगर आज स्थिति की हम बात करें, देखिए बांग्लादेश में एक बात कही जाती है कि अगर वहां पर चावल के रेट बढ़ते हैं, मैं बड़ी बहुत ध्यान से बात को बोल रहा हूँ, जी। कि अगर वहां पर चावल महंगे होते हैं, चावल का रेट बढ़ता है, तो सरकार के लिए खतरे की घंटी है। प्रेजेंट में चाहे चावल हो, दाल हो और वहां पर आपका तेल हो, तीनों के रेट जो है आसमान को छू रहे हैं।
हालांकि वहां की सरकार ने जो प्रेजेंट जो अपना आपको इंटरिम गवर्नमेंट बोलती है, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, जो जनता से चुनकर नहीं आई है, उसने बहुत सारे सरकारी दुकानें खोली है ताकि लोगों को सस्ता अनाज मिल सके। इसका उनसे पूछा गया, मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था वहां की सरकार का, तो उनका कहना ये था कि यहाँ पर एक पुराना सिंडिकेट चल रहा है जो अवामी लीग का चल रहा है, जी। जो इस प्रकार की यहाँ पे कालाबाजारी कर रहा है, उस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर कोई सरकार इस प्रकार का नियंत्रण नहीं कर पाती, कालाबाजारी का कोई दावा करती है, हाँ। तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी वहां पर क्या फेल है, वो भी आपका ठीक नहीं है। ठीक है। दूसरा हम बात करें कि वहां पर जो संगठन है, हम राजनीतिक दल की बात करें, बीएनपी की बात करें, अवामी लीग की बात करें, देखिए अवामी लीग को तो वो प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही नहीं दे रहे हैं। अवामी लीग ने लास्ट फ्राइडे को वहां एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की थी। उस रैली में उसने कहा था कि आप जल्द से जल्द क्या कराएं, चुनाव कराएं, लेकिन अब तक भी यूनुस गवर्नमेंट जो है वहां पे चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कई बार सोचता हूं कि जो हिपोक्रेसी है इन वेस्टर्न कंट्रीज की, जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, और आज एक तानाशाही तरीके से, यानी कि एक कुछ लोगों के द्वारा इकट्ठा होकर सरकार का तख्ता पलट करने के बाद जो सरकार बनी है, उस सरकार के द्वारा ऐसे किए गए कार्यों को समर्थन कैसे दे रहे हैं, मुझे बड़ा लेकिन बात यही लगती है। यही सवाल वैसे तो अब ये है कि क्या अब आगे क्या, आगे क्या? मनन द्विवेदी जी, यहाँ पर मैं आपको भी लाना चाहूँगा। आगे क्या? क्या अब जो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं, तो क्या परिस्थितियां बदल सकती हैं? और भारत क्या उस पल का इंतजार करे जब चुनाव हो, कोई नई सरकार आए? तब तक तो सर से बहुत पानी निकल जाएगा। जी, मैं ये बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, और आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले जो बात की गई है कि जब मोहम्मद यूनुस वहां की इंटरिम सरकार के केयरटेकर बनाए गए, तो उन्होंने सबसे पहली बात यही बोली, सबसे पहला प्रॉमिस यही किया कि 2-3 महीने में या बहुत शीघ्र अतिशीघ्र बांग्लादेश में चुनाव करवाए जाएंगे। तो पर बांग्लादेश में चुनाव अभी तक नहीं करवाए गए हैं, तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था शेख हसीना में के अगेंस्ट में, और तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं वहां पर काफी की थी, उनमें से भी कुछ लोगों को सरकार में लेने की बात हो रही थी। ऐसी प्राथमिकता रहेगी मोहम्मद यूनुस की, और दोनों बातों का अभी तक कोई टेंजिबल रिजल्ट सामने नहीं आया है। और जहां तक अमेरिका की बात है, तो हमें ये जान लेना चाहिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अमेरिका जैसे राष्ट्र, और अमेरिका ही क्यों, भारत जैसे राष्ट्र भी अपने नेशनल इंटरेस्ट, मतलब राष्ट्रीय हित के लिए विदेश नीति में और कूटनीति के क्षेत्र में काम करते हैं। और अमेरिका की जो ग्रांड स्ट्रेटेजी कहलाती है, भले ही वो ट्रंप हो या बाइडन हो, ये पॉलिसी, ये कोई स्ट्रेटेजी अमेरिका की नहीं बदलती है। इसके थ्रू एक तख्ता पलट की घटना है, मतलब रिजीम चेंज इसको कहते हैं इंग्लिश में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नॉमेनक्लेचर में। तो ये रिजीम चेंज की जो बात है, ये अमेरिका कई दशकों से, इनफैक्ट 100-150 सालों से ये करता रहा है, भले ही वो फिलीपींस हो, मैक्सिको हो, या तो ऐसे साउथ में भारत अमेरिका के या पास क्या लैटिन विकल्प अमेरिका राष्ट्र बचता हो। है? क्या हाँ भारत जी। भारत के पास ऐसे में क्या विकल्प बचता है? भारत क्या करे? क्या वो देखता रहे कि देखिए, अगर चटगांव पोर्ट खोला गया या पाकिस्तान के साथ इतना गठजोड़ दिख रहा है, कट्टरपंथियों का वहां दबदबा हो रहा है, जैसा कि एमएमवाई कहा, मिलिट्री मुल्ला और यूनुस, तो ये तो आगे और आने वाले दिनों में बढ़ेगा, और ये एंटी इंडिया एक तरह से है। जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि भारत को प्रेसिडेंट ट्रम्प डेजिग्नेट जो हैं अभी अमेरिका में, उनके साथ बातचीत पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाइडेन की सरकार तो अब जा रही है, उनकी सुवेरेनिटी, उनके राइट्स तो खत्म हो जाएंगे। और ट्रम्प के बारे में कहा जाए तो ट्रम्प ने अपनी कैंपेन ट्रेन के दौरान और इलेक्शंस के रिजल्ट के आसपास ही एक्स में ट्वीट किया था, जो जिसकी बात आप पहले कर ही चुके हैं, बिल्कुल। और जिसकी बात मैं भी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी माइनॉरिटी हो बांग्लादेश में या कुछ कंट्रीज में, भले ही वो हिंदूज हों या क्रिश्चियंस हों, उनकी जान माल पे खतरा है, और वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और राजनीतिक वायलेंस इस तरीके का है कि इन रिजीम्स को अपनी विदेश नीति और अपनी आंतरिक सुरक्षा और अपनी गवर्नेंस को लाइन में लाना पड़ेगा। विश्व के जो डेमोक्रेसी के और प्रजातंत्र के जो नियम हैं, उनके तहत इनको लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बाइडेन सरकार का तख्ता पलट का तो की राजनीति तो बांग्लादेश में रही है, पर ट्रंप थोड़ा बहुत भारत के प्रति एम्पैथी और सिंपैथी रखते हैं, तो जैसा कि ठीक है। उनके 2017 और 2020 के
टेन्योर में ट्रम्प तो क्या 1.2 ये में माना भी जाए निपुण जी कि सामने आई थी। डोनाल्ड तो ट्रंप की ट्रम्प से हम सरकार। लोग बातचीत कर सकते हैं, जी न्यू दिल्ली ट्रम्प से बातचीत कर सकता है जी और उनको सारी सच्चाई और उनको भारत के राष्ट्रीय हित के बारे में, जो दक्षिण एशिया में गौण नहीं है, इसके ठीक है बारे में बताया जा ठीक है सकता है ठीक है और मनोज एक जी। तरीके से जिहादी एपरेटस को कहीं ना कहीं कंटेन किया जा सकता है। पर ठीक है, उसके लिए अमेरिका का सपोर्ट अवश्य भावी है, ये मुझे यही ऐसा तो बड़ा लगता सवाल है। है, क्योंकि अमेरिका के हाँ, सपोर्ट से मोहम्मद यूनुस वहां पर हैं, कट्टरपंथी हैं। एमएमवाई बाइडेन की सरकार ने लाया निपुण जी, तो क्या आप ट्रंप की सरकार एमएमवाई को हटाकर कोई नई सरकार बनाएगी? देखिए, अगर हम बात करते हैं बाइडेन गवर्नमेंट की और ट्रम्प प्रशासन की, देखिए अगर ट्रम्प की प्राथमिकता ये रहती है कि मुझे चीन को प्रतिसंतुलित करना है, तो उनको भारत से बेटर रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। और देखिए इस प्रकार का जो घटनाक्रम वहाँ पर है, ये कोई पहली बार नहीं। हम देखें जब जिया की सरकार आई, शाद की सरकार आई, बीएनपी की गवर्नमेंट थी, जब खालिदा जिया वहाँ की पीएम बनी थी, तब भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ बेटर रिलेशन बनाने का प्रयास किया था। लेकिन जब शेख हसीना गवर्नमेंट आती है तो वो गवर्नमेंट आपका अमेरिका और भारत के प्रयासों से आती है और हम कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात को समझाने में सफल रहते हैं कि अगर यहाँ पर क्या होता है कि सेकुलर पावर्स रहेंगी तो ये सेकुलर पावर जो है भारत और अमेरिका दोनों के हित में रहेंगी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्रयास फिर दोबारा से होगा, ट्रम्प को ये समझाया जाएगा और ट्रम्प मुझे लगता है समझेंगे भी, क्योंकि मुझे लगता है कि जी जैसे वो रशिया के प्रति, इसराइल के प्रति जो उनका रवैया है वो काफी नर्म है, लेकिन चीन के प्रति उनका रवैया काफी सख्त रहता है। और अगर चीन ही उनकी पॉलिसी में प्राथमिक रूप से होता है तो भारत को वो एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में लेंगे। और ठीक है। जब भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में लेंगे तो इस प्रकार की जो नौटंकियां, मैं माफी चाहूंगा इस शब्द को यूज कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में ये नहीं नहीं, इसमें नौटंकी माफी है मांगने जो, की बात ही नहीं सर, ये हाँ नौटंकियां ही कही जाएंगी। हाँ, जो ये बाइडेन गवर्नमेंट ने करवाई है सब चीजें, हाँ तो ये कोरी एक नौटंकी है, कोई डेमोक्रेटिक चेंजेस नहीं हुए हैं। हाँ। कुछ मतलब कुछ लड़के इकट्ठे हुए, कुछ स्टूडेंट जो सो कॉल्ड स्टूडेंट, आपको और नहीं, सो कॉल्ड मैं वो बोल खुद रहा हूँ। मोहम्मद यूनुस ने स्वीकार किया था कि ये प्रायोजित है, ये सब कुछ प्रायोजित था। बिल्कुल। इसमें तो कोई जो ऐसा सो नहीं कि बिल्कुल स्टूडेंट इसमें शामिल थे, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के तहत, साजिश के तहत प्री प्लान हुआ था। लेकिन अब बिल्कुल। सवाल यही है कि इसके आगे क्या, कट्टरपंथियों को वहां से कब एमएमवाई, बहुत बढ़िया शब्द आपने बताया निपुण जी कि